हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एक्चुअली कुछ दिनों से मैं एजुकेशनल वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूं। और मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, तो समय की कमी है, इसी कारण मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन अभी बहुत मुश्किल से भी समय निकाल रहा हूं। तो आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के जो मैंने 2 पार्ट आपके लिए कंप्लीट किया है, तो अब पार्ट 3 लेकर अभी आ रहा हूँ मैं आपके लिए। जो हिस्ट्री के पार्ट 3 जो चैप्टर नंबर 3 है, उसे आपको मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा समय निकल चुका है मेरा, तो अभी रात भी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके पॉइंट को आप लॉन्ग आंसर में और शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट, कहीं भी हो, कहीं भी उस उत्तर लिखने में आप इसके पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है कि महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? तो महाकाव्य क्या है? एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। महाकाव्य जो है, जैसे कविता के रूप में जो ड्रामा नाटक लिखा रहता है, जो कहानी है, वही महाकाव्य, जो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं होती है। आप देखेंगे कि महाभारत हो, रामायण हो, ये सब महाकाव्य है। ठीक है। और ये जो इसके जो लाइन्स हैं ना, इसकी जो पंक्तियां हैं, वो किस कविता के फॉर्म में होती है, कविता के रूप में होती है। ठीक है। पूरी कहानी जो इस कविता के फॉर्म में होती है, एक सुर में ये सब किताबें रचनाएं की गई है, इसी को महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। तो महाकाव्य का उत्तर है एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो। अगला प्रश्न देखें, गोत्र को परिभाषित करें। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। गोत्र आप लोग समझ रहे हैं कि गोत्र बोलते हैं ये इस गोत्र का, वो उस गोत्र का, हम लोग समाज में जो बात करते हैं, बस उसी को अपने शब्दों में पिरो देना है। और किताब में लिखा हुआ है जो, उसके शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किसी पूर्वज की संतान है। ठीक है। मतलब कि 12, कितना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 12 गोत्र है इस तरह से, और सब का एक गोत्र फिक्स है। ठीक है। एक्चुअली प्राचीन काल में ऐसा हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि मैं कहीं पढ़ रहा था, D.N. झा की किताब एक है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें ये था कि सब जितने भी एक कबीले में जितने लोग थे, सबकी गायें जहाँ बस बांधी जाती थी गौशाला में, तो सबका एक अलग अलग गौशाला था, और उसी से उसके ख़ानदान सबका डेवलपमेंट होता है, आगे उसकी आबादी बढ़ती है। तो उसी से वो गाय से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं वो गोत्र होता चल गया है। और उसी जो है, यानी उसी पूर्वज से, एक ही पूर्वज से इतने सारे लोग निकले हैं, तो अलग अलग गोत्र हैं। तो सबका अपना अपना जो गोत्र है, वो गोत्र उसके सबसे पुराने पूर्वज हैं, उसके नाम से उसका गोत्र चलता आ रहा है। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो इसको फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। प्रश्न नंबर 3 देखें कि स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, शब्द से ही पता चल जाएगा कि स्त्री और धन मिला के बना हुआ है। ठीक है, स्त्री और धन मिलाकर बना हुआ है, उसी से पता चल जाएगा। विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है। ये मतलब ये हुआ कि उपहार स्वरूप धन, मतलब कि अगर विवाह के समय जब स्त्री को कोई उपहार स्वरूप उसके घर वाले जो उसको धन देते हैं, उपहार के रूप में भेंट करते हैं, तो उसी को स्त्री धन कहते हैं। या दहेज से भिन्न, देखिए, या दहेज से भिन्न है, ये दहेज नहीं है, ये दहेज से अलग है, क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का ही अधिकार होता है। ये पहले प्राचीन भारत में ऐसा था, ऐसी रिवाज थी कि स्त्री को कुछ पैसे दिए जाते थे
उपहार स्वरूप, और उस पर अधिकार सिर्फ उस स्त्री का ही होता था। ठीक है, स्त्री धन में। मनुस्मृति का दो महत्व लिखे, मनुस्मृति के दो महत्व लिखे। तो मनुस्मृति आप जान रहे हैं किताब जो है, जिसको आप सनातन या हिंदू धर्म का आप उसको संविधान कह सकते हैं। उसमें सारी बातें लिखी गई है, उसकी कानून से रिलेटेड है, किताबें हैं, वो सब चीज़ लिखी गई इसमें। तो ये मनुस्मृति का दो महत्व लिखे। क्या है? यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है, यानी उस समय के समाज के नियमों और रीतियों का वर्णन देता है। दूसरा क्या है? इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है। सही बात है, इसका प्रभाव आज भी हमारे समाज में दिखाई देता है। ठीक है, मनुस्मृति के प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ किताबों में या कहीं पर ऐसा लेखकों का कुछ मानना है कि मनुस्मृति हमें कुछ उसके नियम और उसके जो चीज़ें हैं वो आज के दौर में वो सूट नहीं कर पा रही है, जिससे शायद सब कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, कि शायद जाति व्यवस्था ये सब के बारे में उसमें जो दिया गया है। ठीक है, तो हमें उस पर नहीं जाना, सिर्फ 2 पॉइंट लिख देना है। यह तत्कालीन समाज के नियमों और रीतियों का वर्णन देता है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, कुल तथा जाति का अर्थ क्या है? कुल और जाति। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है कि कुल मतलब परिवार होता है, मतलब ये उस कुल का है, वो उस कुल का है। ठीक है, किसी कुल का होना मतलब वो किसी परिवार का होता है, और जाति जो है एक बड़े समूह को कहते हैं। ठीक है, आप देखिए, हम लोग कॉमन भाषा में ही बात कर सकते हैं कि जाति क्या है। सबका अलग अलग जाति होता है, हर समाज में, हर शहर में, हर राज्य का अलग अलग जाति है। इसके अलावा वर्ण अलग है, तो वर्ण से अलग है जाति। ठीक है, तो यहां पा जाना है कि कुल, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है, और जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूहों के लिए होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतर्विवाह, ठीक, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। अंतर्विवाह में क्या है? वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अंतर्विवाह जो है आपस में जो समूह होते हैं, गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले या बसने वाले लोगों के साथ होता है, उसी को अंतर्विवाह कहते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम मनुस्मृति है, सॉरी, नाट्य शास्त्र का क्या है? भरत मुनि है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? भरत मुनि है। और ये मैंने पहले की क्लास में ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। ठीक है, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह। सच में आज भी लोग इस पे कई तरह के सवाल भी कर देते हैं, और ये चुनौतीपूर्ण भी प्रसंग है। या बहुपतित्व, यानी कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है, जो महाकाव्य का एक केंद्र विषय है। देखिए, आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है। अभी देखिए क्या है कि एक पति की कई पत्नी हैं। ठीक है, एक पति के 2 पत्नी 3 पत्नी होती है, मुस्लिमों में भी है इस तरह के कब रिवाज है कि कई पत्नी होती है, अगर वो सक्षम है या उसका अपना क्या नियम है। और भी हम समाज में देखते हैं कि कई लोगों के 2 पत्नियां होती हैं, राजाओं के कई पत्नियां होती थी। लेकिन महाभारत में जो सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण है कि वहाँ पत्नी 1 है और पति 5 है, 5 पांडव जो है। ठीक है, तो ये इस महाकाव्य का केंद्र विषय है। अगला प्रश्न देखें, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार जितने भी वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के अपने अपने व्यवसाय थे। ठीक है, अपने अपने कार्य थे जिससे उनका जीवन यापन होता था। इसी तरह से धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के 2 व्यवसाय का उल्लेख करना है। देखिए, पहला क्या था कि वेद पढ़ना और पढ़ाना।
वेद पढ़ना और पढ़ाना उन लोगों का धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों का मेन व्यवसाय था। वो वेद पढ़ते थे और वेद पढ़ाते भी थे। दूसरा क्या, यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना, और यज्ञ करते थे, कई तरह की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ता था, और उन्हें उपहार भी उसके बदले में उनको मिलता था, तो उपहार प्राप्त करना। तो दो काम है ब्राह्मण के। तो आज ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आप समझदारी से लिख सकते हैं इसका आंसर। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर महाभारत है डायरेक्टली। ठीक है, इसका आंसर महाभारत है। तो इस तरह से मैंने आपके 10 प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूँ ये सीरीज। नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मैं आपके लिए नई क्लास लेकर के आऊँगा, और उसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि जल्दी से जल्दी जितनी भी 12 चैप्टर हैं उसको मैं 2-3-4 दिन में उसको ख़त्म कर दूँ, शॉर्ट्स को, फिर लॉन्ग वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।